जब भी हम भारत के प्राचीन धर्मों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ज्यादातर उत्तर भारत या दक्षिण भारत, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि झारखंड, जिसे हम आम तौर पर उसके खनिजों और आदिवासी संस्कृति के लिए जानते हैं, असल में दुनिया के कुछ बड़े धर्मों का एक बहुत ही पुराना और समृद्ध केंद्र रहा है। आइए इस अनोखी आध्यात्मिक कहानी को समझते हैं। 20 ये संख्या है 20। पता ये क्या है? ये उन जैन आध्यात्मिक गुरुओं यानी तीर्थंकरों की संख्या है जिन्होंने झारखंड के एक ही पहाड़ पर निर्वाण पाया। सोचिए, 24 में से 20 एक ही पर्वत शिखर पर। यह आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी जबरदस्त होगी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से ये और भी दिलचस्प और हाँ, थोड़ी जटिल भी हो जाती है। और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के असली मुद्दे पर लाता है। साझा पवित्र स्थान, यानी एक ही पवित्र जगह पर अलग अलग आस्थाओं का एक साथ होना। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं पारसनाथ पहाड़ी की। यही है इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु, एक ऐसी जगह जिसके मतलब भी कई हैं और परतें भी। सोच कर देखिए, 1365 मीटर ऊंचा ये एक ही पहाड़ पूरी दुनिया की जैन कम्युनिटी और वहां के स्थानीय आदिवासी समुदाय दोनों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? जैन धर्म के मानने वालों के लिए ये है सम्मेद शिखर, जहां उनके 20 तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। और वहीं स्थानीय संथाल आदिवासी इसे मरांग बुरु यानी महान पर्वत कहते हैं, उनके सबसे बड़े देवता का घर। जमीन एक, लेकिन आस्थाएं दो, और दोनों ही बहुत गहरी। तो अब इस इलाके में जैन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि ये तीर्थंकर कौन होते हैं। आसान शब्दों में, ये वो आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने मोक्ष पा लिया है और अब दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर निर्वाण पाया, तो इसका मतलब है कि उस जगह की आध्यात्मिक अहमियत कितनी ज्यादा है। और इसी वजह से इस जगह को ये शक्तिशाली नाम दिया गया है। सोचिए, जैन धर्म का मक्का। इसी से समझ आता है कि पारसनाथ पहाड़ी यानी सम्मेद शिखर दुनिया भर के जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कितना मायने रखती है। ये उनके लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक है। लेकिन जैन विरासत सिर्फ इस एक पहाड़ तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरे झारखंड में फैली हुई है। मानभूम यानी धनबाद से लेकर दामोदर और कसाई नदियों की घाटियों तक, सिंहभूम के बेनुसागर से चतरा के कोल्हा पहाड़ तक, हर जगह प्राचीन मंदिर, मूर्तियां और यहां तक कि तीर्थंकरों के पैरों के निशान मिलते हैं। ये सब इस बात का सबूत हैं कि ये पूरा इलाका ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहा है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम बात करेंगे इस राज्य के एक और समृद्ध लेकिन कम सुने हुए अध्याय की, यहां की बौद्ध विरासत की। ये एक तरह से एक खो गए इतिहास को फिर से ढूंढने की कहानी है। तो इस टाइमलाइन को देखिए। बौद्ध धर्म यहां मौर्य काल से था और 8वीं से 12वीं सदी के बीच पाल राजवंश के समय तो ये अपने चरम पर था। लेकिन जैन धर्म की तरह यह हमेशा बना नहीं रहा। धीरे धीरे राजनीतिक समर्थन न मिलने के कारण इसका संगठित रूप खत्म हो गया और ये स्थानीय मान्यताओं में घुल मिल गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिट गया। सबूत तो आज भी हर जगह बिखरे पड़े हैं। हजारीबाग के बहरमपुर में 1200 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। खूंटी के बेलवादा गांव में एक बौद्ध विहार के अवशेष हैं। पलामू में सांची जैसी शेर की मूर्ति है। ये सारी पुरातात्विक खोजें एक ही चीज दिखाती हैं कि यहाँ एक बहुत ही आबाद बौद्ध सभ्यता थी जो पूरे झारखंड में फैली हुई थी। पर यह सब हमें ले आता है आज के दौर में, जहां ये प्राचीन विरासत आधुनिक दुनिया की चुनौतियों और जटिलताओं से टकरा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये तनाव बढ़ा कैसे? इसका फ्लैश पॉइंट था 2022 का एक सरकारी नोटिफिकेशन। इसने पारसनाथ पहाड़ी को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, जिससे वहां पर्यटन बढ़ने की उम्मीद थी। और बस इसी एक कदम ने जो तनाव धीरे धीरे पनप रहे थे, उन्हें एकदम से सामने ला दिया। अब इस पूरे मुद्दे में कई अलग अलग समूह शामिल हैं और सबके अपने अपने हित हैं। देखिए, एक तरफ हैं जैन समुदाय के लोग, दूसरी तरफ हैं स्थानीय आदिवासी परिषदें, फिर है राज्य सरकार और पर्यटन विभाग, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी। हर किसी का अपना नजरिया है, अपनी बात है। तो असल में ये पूरा मामला अलग अलग प्राथमिकताओं का है। एक समूह चाहता है कि इस जगह की पवित्रता बनी रहे, इसे पूरी तरह से गैर व्यावसायिक रखा जाए,
वहीं दूसरा समूह चाहता है कि उनके पारंपरिक अधिकार जैसे पूजा करने और जंगल से चीजें लेने का हक बने रहें। दोनों ही समूहों की चिंताएं अपनी जगह जायज हैं। तो फिर इन अलग-अलग हितों के बीच क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा समाधान है जिससे ये टकराव सुलझे और एक साझा भविष्य बन सके? चलिए कुछ संभावित समाधानों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, रास्ता है, लेकिन इसके लिए सभी लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे कि संयुक्त प्रबंधन समितियां बनाई जा सकती हैं, जिसमें आदिवासी, जैन और सरकार सबके प्रतिनिधि हों। सेक्रेट जोनिंग लागू की जा सकती है, यानी मुख्य धार्मिक क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधियों से अलग रखा जाए और उसके आसपास के इलाके में नियंत्रित इको टूरिज्म हो। साथ ही इस पूरी विरासत को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के ऐसे साधन बनाना जो उन्हें इस जगह के संरक्षण से जोड़ें, ये भी बहुत जरूरी है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पारसनाथ की कहानी सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये दुनिया भर में उन सभी साझा विरासत स्थलों के लिए एक अहम सवाल है जो ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्या प्राचीन आस्था और आज की जरूरतें एक ही पवित्र जमीन पर एक साथ रह सकती